Hey guys, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about radioactivity. Radioactivity क्या होता है? देखिए, it is a property by virtue of which a heavy element disintegrates itself without being forced by any external agent to do so. मतलब कोई भी heavy element खुद ब खुद disintegrate हो जाता है in two or more अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो भी, मतलब इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल, और आप बोल सकते हैं इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. This phenomena was discovered by Henry Becquerel in 1896. इसको डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने किया था. इसीलिए हम देखेंगे आगे यूनिट्स जो होते हैं डिसइंटीग्रेशंस के, वो यूनिट्स भी इसी के नाम पे पड़े थे, दैट इज बेक्यूरेल. Next is the heavy nuclei have large atomic number Z and hence large number of protons. The mutual repulsion of protons reduce the binding effect of nuclear forces and this is the cause of the relative instability of a heavy nuclei which is the cause of radioactivity. इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये जो heavy element होता है ये disintegrate क्यों करता है कि जैसे जैसे हम higher elements की तरफ जाते हैं उनका मास बढ़ता जाता है, उनका atomic number बढ़ता जाता है. and atomic number बढ़ने का मतलब क्या है कि Z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट. एंड Z हमें क्या सिंबलाइज करता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं उस एलिमेंट में, राइट. तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स जब हो जाएंगे तो उनमें कूलम रिपल्शन का इफेक्ट भी ज़्यादा आ जाएगा. तो ड्यू टू दैट कूलम रिपल्शन इफेक्ट न्यूक्लियर फोर्सेस वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती एंड हम बोलते हैं कि हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है इन टू और मोर एलिमेंट्स फॉर इट्स स्टेबिलिटी. अब वो अनस्टेबल हो चुका है, उसमें रिपल्शन का इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? खुद को तोड़ना पड़ता है. तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. इट इज सीन इन द एलिमेंट्स लाइक थोरियम, रेडियम, यूरेनियम. ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस पाया जाता है, मतलब इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसमें रेडियो एक्टिविटी देखी जाती है. मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ रेडिएशन. अब हमने देख लिया कि कोई भी हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होगा तो वो कौन सी रेडिएशंस निकालेगा, अब उसको स्टडी करने जा रहे हैं हम. 3 टाइप की रेडिएशंस पॉसिबल होती हैं बेसिकली, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. देखिए, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस हैव प्रूव्ड दैट द रेडिएशंस emitted by a radioactive element consists of 3 kinds depending upon their ability to penetrate a matter. 3 टाइप की रेडिएशंस पाई जाती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. डिपेंड किस पे करता है कि कितना वो किसी मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब वो कितना किसी मैटर के अंदर जा सकते हैं, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो हमें 3 टाइप्स की रेडिएशंस मिली थी. अब डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट इन दीज रेडिएशंस. चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज. बेसिकली जो अल्फा रेज होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. देखिए, मैंने आपको पहले भी करवाया था अबाउट हीलियम 4-2. दिस इज बेसिकली व्हाट? अल्फा पार्टिकल. अगर कोई भी हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होने के बाद किसी, मतलब जो हैवी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई एंड उसके बाद जो वो बनाता है डिसइंटीग्रेट करके उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई प्लस दिस पार्टिकल जो अमिट हो रहा है. अब इसके केस में अल्फा पार्टिकल अमिट हो रहा है तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल होता है इट इज हीलियम 4-2. 4 यहाँ पर रहता है मास नंबर एंड 2 यहाँ पर रहता है एटॉमिक नंबर. एंड इसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे इक्वल टू 2, दैट इज द Z number which will be equal to the number of protons. and न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए हम क्या करते थे? A minus Z, यानी कि 4 minus 2 is equals to 2 are the number of neutrons present in this alpha particle, right? So they are highly active and energetic helium atoms that contains 2 neutrons and protons. इनमें 2 neutrons होते हैं and 2 ही protons होते हैं. Next is these particles have the minimum penetration power because of their large mass. अब इनका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है. एक एल्यूमिनियम फॉइल के सामने अगर कोई अल्फा रे का पार्टिकल आ रहा है तो वो कुछ
तक ही ट्रेवल कर पाएगा उस एल्यूमिनियम फॉयल में एंड वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बिकॉज उसका मास इतना ज़्यादा है। सपोज अगर हम बाहर से गुजर रहे हैं गली में से एंड अगर हमारी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है एंड हमारा मास भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हम बहुत मोटे से हैं, तो हम सबसे बातचीत करते जाएंगे स्लो 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 लाइक दिस, राइट। तो वही केस यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का है, वो सबसे बातचीत करता जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसकी लार्ज आयनाइजेशन पावर है। मतलब बातचीत करने से मेरा मतलब क्या है कि वो आयनाइज करता जाएगा पार्टिकल्स को, बट इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत कम है। मोटा है, हैवी है, इसका मास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दूर तक चल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी कि आप देख सकते हैं 0.02 mm के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द एल्यूमिनियम फॉयल। मूविंग फॉरवर्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब इनके पास चार्ज है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ऑफ कोर्स अगर हम इनके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना चाहेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि ये डिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रेंज बिटवीन 1.4 into 10 raised to the power 7 meters per second to 2.1 into 10 raised to the power 7 meters second depending upon the source emitting it। तो इनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है कि ये किस सोर्स में से निकले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फा रेज। मूविंग ऑन टू द बीटा रेज। Properties of beta rays. Beta rays क्या होते हैं? They are the fast moving electrons having a unit negative charge and their mass is very small, that is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। अब जो ये बीटा पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली ये वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है एंड इनका मास बहुत स्मॉल होता है, दैट इज 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। माइनस 31 से आपको पता चल रहा है कि इनका मास कितना स्मॉल होता है। अब इनका मास इतना स्मॉल है तो जब ये जाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से जाते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड ये बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं इन अ मैटर। अगर हम किसी भी मैटर के ऊपर बीटा रेज को फॉल करवा रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिव टू द अल्फा रेज। एंड अगर इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो इनकी आयनाइजेशन पावर कम होगी। इसको आप ऐसे समझिए कि अब मोटे इंसान की जगह कोई पतला सा इंसान है, वो भाग कर जा रहा है किसी गली में से, तो वो आसपास बातचीत नहीं करेगा, जल्दी से निकल जाएगा, इफेक्ट नहीं करेगा अपने आसपास वालों को, आयनाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो 1/100th टाइम होती है ऑफ दैट ऑफ अल्फा रेज। इसकी आयनाइजेशन पावर इज 1/100th ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं बिकॉज इनके पास भी चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है एक, तो ऑफ कोर्स इफ दे आर चार्ज पार्टिकल्स सो दे विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। Their velocity ranges from 33% to 99% of the velocity of light। ये इनकी कुछ velocity की परसेंटेज दी गई है। Moving forward to the gamma rays, they are electromagnetic rays like X-rays। हमने X-rays के बारे में पढ़ा था, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने डिफरेंट टाइप की रेज के बारे में पढ़ा था, राइट। तो जैसे एक्सरेज एक EM वेव्स होती हैं उसी तरीके से गामा रेज भी क्या होती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। द रेस्ट मास ऑफ गामा रे फोटोन इज 0 बिकॉज ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दैट इज m इज इक्वल्स टू m0 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे जब आप v की वैल्यू को c रखेंगे बिकॉज गामा रेज मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट तो इनकी वेलोसिटी c हो जाएगी एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट रेस्ट मास इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको पहले भी डिराइव करवा रखा है, दैट रेस्ट मास ऑफ गामा रेज इज इक्वल्स टू 0। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शोइंग दैट दे डू नॉट कैरी चार्ज। अब अगर हम गामा रेज का इफेक्ट देखें उनको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, तो आप देखेंगे कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। उनके डिफ्लेक्ट ना होने से हमें क्या पता चलता है कि उनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस उनका रेस्ट मास क्या है, 0 है। This shows that they do not carry any charge and they have small ionizing power। अब इनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, बीटा रेज से भी ज़्यादा है, तो ये और तेज़ी से निकल जाएंगे, तो ये आयनाइज नहीं करेंगे ज़्यादा। इनकी आयनाइजिंग पावर जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है एंड इसके उल्टा इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ये बहुत दूर तक जा सकते हैं किसी भी मैटर के अंदर। यहाँ पर कुछ रेंज दी गई है, देखिए ये सेवरल सेंटीमीटर्स तक जा सकते हैं इन आयरन और लेड। अब हमने पीछे पढ़ा अबाउट बीटा रेज एंड अल्फा रेज, वहां पे हम mm के केसेस में बात कर रहे थे, मिलीमीटर्स,
एंड यहाँ पर देखिए ये कुछ सेंटीमीटर्स तक जा सकते हैं, पेनिट्रेट हो सकते हैं इन आयरन एंड लेड। मूविंग फॉरवर्ड, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। बेसिकली इट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं पर सेकेंड, दैट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, to the number of nuclei present in the sample at that instant। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे पर सेकेंड, अब पर सेकेंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो रेट की बात कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं एट अ टाइम, एट अ इंस्टेंट, एट टाइम टी किसी भी सैंपल में। यानी कि जब हम रेट निकालेंगे दैट इज dN by dt will be directly proportional to n, एंड n यहाँ पर क्या है कि कितने नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है हमारे पास सैंपल में। अब कुछ नोटेशंस को याद कीजिए। देखिए n0 यहाँ पर क्या रहता है, कितने हमारे पास इनिशियल न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, ओरिजिनली हमारे पास सैंपल में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय n0। मूविंग फॉरवर्ड टू n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रह गए अनडिकेड हमारे पास सैंपल में आफ्टर अ टाइम t, और आप बोल सकते हैं एट अ टाइम t, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल N। नेक्स्ट इज dN, dN यहाँ पर क्या रहता है कि जो जितने रेडियो न्यूक्लियाइज जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं इन अ टाइम इंटरवल dt इज रिप्रेजेंटेड बाय dN, दैट इज अ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिसइंटीग्रेट्स इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। इसको आप ऐसे समझिए, मैं न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे सपोज हमारे पास किसी सैंपल में थे 5 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है इनिशियली, मतलब n0 की वैल्यू को मैंने ले लिया 5। उसके बाद n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज डिसइंटीग्रेशन हुई हमारे पास यहाँ पर एंड मेरे पास रह गए सैंपल में 3 न्यूक्लियाइज, 3 रह गए। अब 3 यहाँ पर किसका सिंबल है, कैपिटल N का, एंड dN क्या है, जितने हमारे पास डिके हो गए। तो 5 माइनस 3 करें अगर हम तो वो 2 आएगा, तो 2 विल बी द वैल्यू ऑफ dN, मतलब कितने रेडियो न्यूक्लियाइज मेरे पास डिसइंटीग्रेट हो गए किसी स्मॉल टाइम dt में, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय dN। जितने इनिशियल थे उनको हम बोलेंगे n0, एंड जितने रह गए डिके होने के बाद मेरे पास सैंपल में कितने रह गए उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय कैपिटल N। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएगा, इट विल बी R इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dN बाई dt, माइनस ऑफ dN बाई dt। अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि पहले 5 थे, रह 3 गए, डिसइंटीग्रेट हुए 2। तो आप देख सकते हैं 5 से हम कम की तरफ आ रहे हैं, पहले 5 थे बाद में 3 रह गए। तो रेट के आगे हमारा नेगेटिव साइन लगाने का मतलब क्या है, हम शो करना चाहते हैं दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड डिक्रीजेस विद टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हमारे पास जितने रेडियो न्यूक्लियाई रह गए हैं सैंपल में वो कम होते जा रहे हैं, एंड इसको हम सिंबलाइज करते हैं विद अ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, दिस रेट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली कि हमारे पास सैंपल में कितने अनडिकेड न्यूक्लियाइज रह गए, यानी कि माइनस dN बाई dt जो हमने रेट की वैल्यू निकाली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है विच इज नोन एज लैम्डा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। देखिए लैम्डा इज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डिके कांस्टेंट। यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया दैट dN by dt, दैट इज द रेट ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय n, वेयर लैम्डा इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इस इक्वेशन को dN by
dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, यानी कि अगर मैं इस n को ले आऊं नीचे एंड इस dt को ले आऊं ऊपर, दैट इज dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू dt। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अगर मुझे टोटल निकालना है कि कितने न्यूक्लियाइज रह जाएंगे मेरे पास, उनका रिलेशन निकालना है टाइम के साथ, तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगी इन द लिमिट्स n0 टू n, dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। t कहाँ से शुरू हुआ है, t0 से t। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल है। यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ n माइनस n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t माइनस टी नॉट। अब देखिए इनिशियल टाइम टी नॉट को हम 0 मान लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग टी नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ n बाई एन नॉट। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, हम यूज करते हैं कि log ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b। ये फॉर्मूलाज होते हैं सिंपल से log के। इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू टी रह गया यहाँ पर हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर log है, अगर मुझे इसको उस साइड लेकर जाना है तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल्स टू एन नॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दैट इज दिस रिलेशन। यानी कि जितने हमारे पास न्यूक्लियाई अनडिकेड रह गए हैं सैंपल में, दे आर डिपेंडिंग अपॉन टाइम, दे आर डिपेंडिंग अपॉन टाइम। आप देख सकते हैं इनकी टाइम पे डिपेंडेंस आ रही है एक्सपोनेंशियली विद अ नेगेटिव साइन। इसका क्या मतलब है, हम डिके कर्व में समझते हैं। देखिए दिस इज बेसिकली द डिके कर्व। इस इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कर्व है विच इज नोन एज द डिके कर्व। इस कर्व के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चल रहा है, देखिए कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा है हमारे पास सैंपल में जो न्यूक्लियाइज लेफ्ट है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। माइनस है तो एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉल आ रहा है। देखिए इनिशियली जब हम स्टार्ट हुए थे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, उस टाइम पर हमारे पास सैंपल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियाइज प्रेजेंट थे, दैट इज एन नॉट। इनिशियल न्यूक्लियाइज इतने प्रेजेंट थे हमारे पास, एन नॉट। एन नॉट वॉज द ओरिजिनल न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन द सैंपल। जैसे जैसे टाइम बीता, सपोज मैं किसी टाइम t की बात करूं तो किसी टाइम t पे मेरे पास कितने रह गए, एन नॉट बाई 2। उसके बाद अगर हम किसी टाइम 2t पे पहुंच चुके हैं तो उस टाइम पर हमारे पास किसी सैंपल में न्यूक्लियाइज कितने लेफ्ट हो जाएंगे, एन नॉट बाई 4। सिमिलरली अगर हम किसी टाइम 3t पे पहुंच चुके हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास सैंपल में रेडियो न्यूक्लियाइज और कम रह जाएंगे, दैट इज एन नॉट बाई 8। इससे हमें क्या पता चल रहा है डिके कर्व से, कि जितने हमारे पास अनडिकेड न्यूक्लियाइज रह जाएंगे सैंपल में वो डिक्रीज होते जाएंगे विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एंड इसको हम देख सकते हैं, इट इज एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, इट इज एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑफ सैंपल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहता है, R इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज द एवरेज नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इट्स यूनिट इज द बैक्यूरल। इसका यूनिट क्या रहता है, बेक्यूरल रहता है। अब ये बेक्यूरल कहाँ से आया, बिकॉज इन्वेंशन किसने की थी, हेनरी बेक्यूरल ने की थी, तो उसी से इसका ही नाम पड़ा, दैट इज इट्स यूनिट इज बेक्यूरल। इसका फॉर्मूला रहता है R इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं तो एवरेज हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, आपको ये याद रखना है, इट इज अ पॉजिटिव quantity, right? So 1 becquerel is simply equal to 1 disintegration per second. अगर एक सेकेंड में एक डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो उसका यूनिट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 becquerel। एक और यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्यूरी। क्यूरी एंड बेक्यूरल में रिलेशन क्या रहता है, दैट 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 बेक्यूरल। आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, कई बार कन्वर्जन्स आ जाती हैं क्यूरी की बेक्यूरल में, तो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बेसिकली ये। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट
रिलेशन, इसको मेमोराइज कर लीजिए, दैट 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 बेक्यूरल. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड. ये क्या होता है, देखिए, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ सैंपल दैट हैज इनिशियली से N0 रेडियो न्यूक्लियाई टू रिड्यूस टू N0/2. इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सपोज हमारे पास किसी सैंपल के बीच में 5 न्यूक्लियाइज थे और आप बोल लीजिए 6 न्यूक्लियाइज थे, तो उतना टाइम, जितने टाइम में ये 6 न्यूक्लियाइज डिके होने के बाद हमारे पास सैंपल में 3 रह जाएं, कितना टाइम लगा है 6 को 3 बनने में, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाइड. राइट, सो यहाँ पर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था दैट n इज इक्वल्स टू N0 E माइनस लैम्डा टी. यहाँ पर t को आप सब्सटीट्यूट करेंगे t हाफ एंड यहाँ पर n को आप सब्सटीट्यूट करेंगे N0/2, बिकॉज N0 हमारे पास इनिशियल थे. तो हाफ लाइफ क्या होता है, जब हमारे पास हाफ रह जाते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड्स, तो जब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा दैट t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, that is half life of a radionuclide is equals to 0.693. ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, log 2 की, divided by lambda which is the disintegration constant. Moving forward, नेक्स्ट इज एवरेज और मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाइड. ये क्या होता है, एवरेज और मीन लाइफ, इसका सिंबल रहता है tau, इज डिफाइंड एज total lifetime of all the nuclei in a given sample divided by total number of nuclei in that sample. कि कितना टोटल लाइफ टाइम है सारे न्यूक्लियाइज का किसी भी सैंपल में, डिवाइडेड बाय उस सैंपल में कितने टोटल न्यूक्लियाइज हैं. यानी कि अगर मैं सैंपल में N0 न्यूक्लियाई लेकर चली थी तो ये N0 आएगा एंड ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा n ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लैम्डा इंटू N0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी. इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 टू इन्फिनिटी. ये कैसे आ गई, चलिए वो डिस्कस करते हैं. देखिए, जब हम मीन लाइफ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है दैट एवरेज लाइफ और मीन लाइफ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है. देखिए, टॉ की वैल्यू निकालनी है, हमें पता है इसकी वैल्यू आएगी 1 बाय लैम्डा. मैं आपको प्रूफ करवाने जा रही हूँ इसका. सपोज किसी टाइम t से लेके t प्लस डेल्टा टी में हमारे पास न्यूक्लियाइज डिके हुए हैं, जिसको हम लिखेंगे RT इंटू डेल्टा टी, रेट इंटू डेल्टा टी, विच इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा N0 e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डेल्टा टी. अब ये जो सारे न्यूक्लियाइज डिके हुए हैं ये किसी टाइम t के लिए अलाइव रहे होंगे, राइट, किसी टाइम t के लिए ये अलाइव रहे होंगे, मतलब इनकी एज क्या होगी, हम ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली t टाइम, राइट. तो अगर ये सारे डिके हुए हैं और मैं फाइंड करना चाहती हूँ सबका एवरेज लाइफ टाइम, तो वो मैं कैसे लिखूंगी, मैं इंटीग्रेट करूंगी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंटू माइनस लैम्डा N0 e माइनस लैम्डा टी डेल्टा टी इंटू टी. मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ एंड इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज कोई न्यूक्लियाई ज़्यादा देर तक जिंदा रहे होंगे, कोई कम देर तक, मतलब उनका डिके टाइम, डिके पीरियड, एज जो उनकी है उनकी सबकी डिफरेंट होगी. तो हम उन सबको प्लस तो नहीं कर सकते फिजिकली, तो हम इंटीग्रेट करते हैं उनको फ्रॉम द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एंड इसको डिवाइड कर देंगे हम बाय N0 एंड हमें मिल जाएगा एवरेज लाइफ. आप देख सकते हैं N0 से N0 कट जाएगा एंड हमारे पास इंटीग्रल क्या रह जाएगा, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा बिकॉज हमें लिमिट जो है चेंज कर दी है. एक्चुअल लिमिट देखेंगे हम तो इन्फिनिटी टू 0 आएगी, बट जब हम लिमिट को रिवर्स कर देते हैं तो आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी. इसको सॉल्व करेंगे इन t इंटू ई माइनस लैम्डा टी डी टी एंड बाहर है हमारे पास लैम्डा.
अब अगर तो आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होगी, तो आप यहाँ तक सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बट अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 0 to infinity लैम्डा t इंटू ई माइनस लैम्डा टी इंटू dt। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें फंक्शंस डिसाइड करने होते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, राइट। लेट अस से t इज द फर्स्ट फंक्शन एंड e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t इज द सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या रहता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इन द होल लिमिट। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e माइनस लैम्डा टी divided by minus lambda in the limit 0 to infinity minus of 0 to infinity differentiation of first function t की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन यानी कि e माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा इंटू dt। अब देखिए इस लिमिट में जब मैं एक इन्फिनिटी को डालूंगी या 0 को डालूंगी तो मेरे पास फर्स्ट टर्म से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, यहाँ से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। उसके बाद जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, तो मेरे पास इस लिमिट से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये है लैम्डा माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करिए तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी dt। तो क्या होगा? लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, इसको बाहर ले आइए। दिस विल बी माइनस 1 बाय लैम्डा। जब हम इंटीग्रेशन की पहली लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे इन्फिनिटी, सो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 माइनस ऑफ e रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये माइनस एंड ये माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 बाय लैम्डा। दैट इज मेरे पास एवरेज लाइफ टाइम की कितनी वैल्यू आ गई ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाइड आप बोल सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा वेयर लैम्डा इज नोन एज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये हमने दो रिलेशंस निकाले। टी हाफ के बीच में एंड लैम्डा के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप आता है, दैट इज हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा। एंड हमने मीन लाइफ का भी निकाला था फॉर्मूला। मीन लाइफ का फॉर्मूला होता था टॉ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। तो मैं 1 बाय लैम्डा की जगह मीन लाइफ लिख सकती हूँ। सो रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड मीन लाइफ इज दिस, दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय मीन लाइफ। Moving forward, that is radioactive decay. रेडियोएक्टिव डिके क्या होता है? द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड अमिट रेडिएशंस टू अचीव द स्टेट ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब रहता है कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एंड उनको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने में से कुछ रेडिएशंस अमिट करते हैं। इन रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज अल्फा बीटा गामा। अब हम इनकी डिकेज के बारे में पढ़ेंगे कि अल्फा डिके में क्या होता है, बीटा डिके में क्या होता है, गामा डिके में क्या होता है। बेसिकली पेरेंट न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल, इट डिकेज इनटू अ डॉटर न्यूक्लियस प्लस रेडिएशंस। इनमें से एट ए टाइम एक ही रेडिएशन होगी, या अल्फा होगी या बीटा होगी या गामा होगी, साथ में सारी रेडिएशंस इकट्ठे एमिट नहीं करते। उसके बाद ये दो रूल्स रहते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ अ डिके, आप इसको याद कर लीजिए। दैट अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज दैट इज एटॉमिक नंबर बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन मस्ट बी सेम। मतलब अगर मैं पहले की बात करूं, पेरेंट न्यूक्लियस की चार्ज की बात करूं, तो वो सेम होगा इन दोनों के सम के, यानी कि अगर इसके ऊपर चार्ज 2 है तो इनका 1 होगा। सम हमेशा बराबर आना चाहिए चार्ज का बिफोर एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। सेकेंड रहता है हमारे पास मास नंबर, कि
मास नंबर भी बिफोर एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन मस्ट बी सेम होना चाहिए। अगर इसका मास से 12 है तो इन दोनों का मास मुझे प्लस करके 6 × 6 या फिर आप बोल सकते हैं 7 × 5 किसी भी रेशियो में हो, बट एग्जैक्टली वो 12 ही बनना चाहिए। तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहने चाहिए, कंजर्व रहने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अल्फा डिके। अल्फा डिके में क्या होता है, बेसिकली मेरे पास एक हीलियम का पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल जिसको बोलते हैं हम। देखिए, इट इज अ फिनोमिना ऑफ emitting of an particle from a radioactive nucleus. When the nucleus emits alpha particle, mass number decreases by 4 and the charge number decreases by 2. इसका क्या मतलब है कि इनिशियली मेरे पास ये कोई पेरेंट न्यूक्लियाई था जिसका A मास था एंड Z एटॉमिक नंबर था। A क्या था, मास नंबर, एंड Z क्या था, एटॉमिक नंबर। तो जब भी मेरे पास अल्फा डिके होगा तो एक हीलियम पार्टिकल निकलना कंफर्म है, यानी कि इसका जो मास है 4 होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो अगर मुझे चार्ज कंजर्वेशन एंड मास कंजर्वेशन को ध्यान में रखना है तो हमेशा जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा उसका मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 4 फैक्टर एंड उसका जो चार्ज हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा बाय द फैक्टर ऑफ 2, बिकॉज इसको मुझे कंजर्व रखना है। देखिए, A-4 प्लस ऑफ 4 is equals to A, which is the mass number of the parent nucleus, and जहाँ पर हम चार्ज की बात करें Z-2 plus 2 is equals to Z, that is the atomic number of a parent nucleus. This was alpha decay. इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। और देखिए, a heavy nucleus become unstable due to a Coulomb repulsion and emitting an alpha particle. The nucleus decreases its A and Z to move towards the stability. इसका क्या मतलब है कि जब भी मेरे पास कोई एलिमेंट हैवी होता है, उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, कूलम रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को अमिट कर देता है एंड इट मूव टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा था, उसमें लास्ट में जितने भी हैवी पार्टिकल्स थे वो क्या करते थे, फिजन करते थे एंड वो मूव करते थे टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट ऑफ द कर्व। बिकॉज सेंटर पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इट शोज दैट पार्ट, दैट एरिया कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर स्टेबल। सो बेसिकली अनस्टेबल पार्टिकल क्या करेगा, मेरे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करेगा, एक अल्फा पार्टिकल को अमिट करेगा एंड वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियस, दैट इज XAZ is always greater than the rest mass energy of its daughter nucleus and that helium particle, और आप बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज अ क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू ऑफ अ प्रोसेस। डिफरेंस लेना है हमें रेस्ट मास एनर्जी का ऑफ इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास इनिशियली पड़े हैं उनकी रेस्ट मास एनर्जी माइनस ऑफ जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनकी रेस्ट मास एनर्जी, इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द क्यू वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या रहता है, क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू mx, that is the mass of an parent nucleus, minus of my, that is the mass of a daughter nucleus, plus m of alpha particle का mass into c square। m into c square बेसिकली क्या होता है हमें पता है, इट इज एनर्जी, एंड ये कौन सी एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी। एंड हमेशा आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्यू वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या आप बोल सकते हैं क्यू वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर अल्फा डिके, बिकॉज इसके केस में जो मास होता है वो ज़्यादा होता है ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियस। रेस्ट मास की वैल्यू ज़्यादा होती है पेरेंट न्यूक्लियस की एज कंपेरेटिव टू द सम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। मूविंग फॉरवर्ड, बीटा डिके। बीटा डिके क्या होता है, देखिए हमारे पास दो टाइप के बीटा डिकेज होते हैं, बीटा पॉजिटिव डिके एंड बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके में जो पार्टिकल एमिट होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन, एंड बीटा पॉजिटिव डिके में जो पार्टिकल एमिट होता है दैट इज पॉजिट्रॉन। डिफरेंट होते हैं इसमें होता है इलेक्ट्रॉन एमिट, जैसे अल्फा डिके के केस में अल्फा पार्टिकल एमिट होता था, ऐसे बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एंड बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन एमिट होगा।
E-1 E+1। पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज +1 होता है एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1 होता है, राइट। इन बीटा डिके एंड न्यूक्लियस डिके स्पॉन्टेनियसली एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन। अगर मैं ओवरऑल बीटा डिके की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि कोई न्यूक्लियस डिके होता है स्पॉन्टेनियसली एंड वो एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन को। मास नंबर A ऑफ अ न्यूक्लियस रिमेन सेम आफ्टर द डिके। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, बीटा डिके के केस में जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इज इन दोनों प्रोसेसेस में हमारे पास एक कंपोनेंट क्या निकलते हैं, इसके केस में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो एंड इसके केस में निकलता है न्यूट्रिनो। ये जो एंटी न्यूट्रिनोज एंड न्यूट्रिनोज होते हैं ये बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ एंड इनकी डिटेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होती है। हमें पता ही नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली ये निकले भी हैं इस रिएक्शन में या नहीं निकले हैं। सो यहाँ पे यही लिखा है दैट बोथ एंटी न्यूट्रिनोज एंड न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस पार्टिकल्स एंड इंटरेक्ट वेरी वीकली विद मैटर व्हिच मेक देयर डिटेक्शन वेरी डिफिकल्ट। बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है, अंडर बीटा नेगेटिव डिके वन ऑफ अ न्यूट्रॉन्स इन द पेरेंट न्यूक्लियस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रोटॉन। मतलब ये इसकी मेन इक्वेशन रहती है कि जब भी कोई न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में एंड एक साथ में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन +1 एंटी न्यूट्रिनो, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि बीटा डिके अकर हो गया है। यहां पर आप समझिए दैट इज कार्बन 14 is decayed into nitrogen 14 मास नंबर 14 सेम ही रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 की जगह 7 आ चुका है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक कंपोनेंट साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा जिसका चार्ज होता है -1। तो जब मैं इसको प्लस करूंगी 7 - 1 तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। सो इसके केस में हम क्या बोलेंगे कि एक न्यूट्रॉन जब भी कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में देन वी से दैट बीटा डिके हैज अकर्ड एंड इन दिस प्रोसेस वी गेट एन इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट इज बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में एंड साथ में हमें मिलता है एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। दिस इज न्यूट्रिनो। इनकी डिटेक्शन डिफिकल्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर चेंज हो रहा है निकल में एंड यहाँ पर इनिशियली हमारे पास Z की वैल्यू क्या थी 29 एंड निकल की क्या हो गई 28 बिकॉज जो पॉजिट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है +1। तो जब आप 28 + 1 करेंगे तो इट विल बी 29 एंड हेंस चार्ज कंजर्वेशन। मास तो ऑलरेडी कंजर्व्ड है 64 = 64। नेक्स्ट इज गामा डिके। गामा डिके क्या होता है हमारे पास, देखिए जस्ट लाइक एटम्स न्यूक्लियस ऑल्सो हैव एनर्जी लेवल्स। आपने एटम्स के बारे में पढ़ा था, बोहर ने पोस्टुलेट्स दिए थे हाइड्रोजन एटम के केस में, उसने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बताए थे इलेक्ट्रॉन्स के। एंड अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस के बीच में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, right? So and nucleus is excited state can make a transition from higher energy level to a lower one by the emission of electromagnetic radiation। इसके केस में क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियस अमिट कर सकता है रेडिएशन को जब वो किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में शिफ्ट होता है। तो वो जो रेडिएशन को अमिट करता है उसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। That radiation is known as gamma radiation and that type of decay is known as gamma decay. So the energy difference in the allowed energy levels of a nucleus are of the order of milli-electron volt and the photons emitted by the nuclei have energy of the order of milli-electron volt and are called as gamma rays. जो ये photons emit होते हैं radiations के वो basically क्या होते हैं, gamma rays होते हैं। इसको समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। देखिए गामा डिके के केस में हमारे पास क्या है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई कोबाल्ट का न्यूक्लियस है, उसने बीटा नेगेटिव डिके दिखाया एंड वो कन्वर्ट हो चुका है निकल 28 में। ये कन्वर्ट होके पहुंच चुका है निकल 28 में। मास नंबर इज सेम 60 एंड आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास +1 का। तो इसके केस में क्या हो रहा है, बीटा नेगेटिव डिके हो रहा होगा, साथ में अकम्पनीड निकल रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस।
तो जब यहाँ पर कन्वर्जन हो रही है कोबाल्ट की निकल में, तो जो ये निकल का न्यूक्लियस था ये कहाँ पर बन रहा है, एक्साइटेड स्टेट में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, आई रिपीट, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। सपोज ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, द स्टार रिप्रेजेंट द एक्साइटेड स्टेट। तो अब इसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, तो वो क्या करेगा, सपोज ये था यहाँ पर, ये आना चाहता है नीचे एट दिस स्टेट, तो वो एक फोटोन एमिट करेगा ऑफ द एनर्जी 1.17 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अगर इसको और नीचे आना है इस स्टेट पे, दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ न्यूक्लियाई, राइट, तो इसको और नीचे आना है तो ये एक और फोटोन एमिट करेगा ऑफ एन एनर्जी 1.33 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ये पहुंच जाएगा स्टेबल स्टेट में। सो जो ये गामा रेज को एमिट कर रहा है, दीज टाइप ऑफ डिकेज आर नोन एज गामा डिके। देखिए, एज एन एग्जाम्पल, बीटा डिके ऑफ कोबाल्ट न्यूक्लियस गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ निकल न्यूक्लियस in excited state, which then de-excites to its ground state by successive emission of 1.17 milli electron volt and 1.33 milli electron volt gamma rays. So आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अबाउट ऑल टाइप ऑफ डिकेज, रेडियो एक्टिविटी. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS.